आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 25वां परिच्छेद, दुख सुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं ये कह आई हूं कि फागुन का महीना बीत रहा था, सो देखते देखते जेल के अंदर ही फागुन के साथ ही साथ होली भी बीत गई और चैत का महीना प्रारंभ हो गया। चचा भी मुझसे मिल भेंट गए और मेरा भी संझा सवेरा वैसे ही होने लगा जैसे अब तक होता था। हाँ, ये बात अवश्य थी कि पहले की अपेक्षा अब मैं बड़े आराम से रहती थी और सज्जन जेलर साहब के ढांढस से मेरा चित्त बहुत ही स्वस्थ रहता था। बेचारी पुन्नी और मुन्नी भी सच्चे जी से मेरी टहल चाकरी करती और उन दोनों की संगत से मेरे दिन रात मजे में कटते थे। ये सब था, पर बैरिस्टर साहब तो जो गए सो गए। वे चचा के साथ आने की बात कह गए थे, परंतु मेरे ही मामले मुकदमे की पैरवी के सबब वे तो नहीं आए, पर चचा आए थे। इसके बाद फागुन बीत गया और चैत आधम का, पर अभी तक बैरिस्टर साहब या जासूस साहब का कोई पता ठिकाना नहीं। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर मेरा जी रह रहकर बहुत ही घबरा उठता था। पर पुन्नी मुन्नी और जेलर साहब के ढांढस देने से मैं अपनी उस उमड़ती हुई उदासी को किसी किसी तरह दबाती और भगवान का सुमरन किया करती थी। इसी भांति रोज झींक कर या हंसी खुशी मेरे दिन कटते जाते थे। एक दिन दोपहर के समय जब मैं पुन्नी मुन्नी के साथ अपनी कोठरी में बैठी हुई इधर उधर की गपशप कर रही थी, तब जेलर साहब आए और पुन्नी मुन्नी से बोले, पुन्नी और मुन्नी, लूकीलाल वकील तुम दोनों से मिलने और ये खुशखबरी सुनाने आए हैं कि 1 अप्रैल को तुम दोनों इस जेल से छुट्टी पाओगी। ये सुनकर पुन्नी और मुन्नी ने मेरी ओर इस ढंग से देखा कि उसका मतलब मैं समझ गई। अर्थात वे दोनों उस कमीने लूकीलाल का नाम सुनकर बहुत ही डर गई थीं और उससे मुलाकात करने के लिए जरा भी राजी न थीं। बस उन दोनों का दिली मतलब समझकर मैंने लूकीलाल का सारा किस्सा, जैसा कि पुन्नी ने मुझे सुनाया था, जेलर साहब को सुना दिया। ये हाल सुनकर वे बहुत ही नाराज हुए और कहने लगे कि ये बात है, वो ऐसा कमीना और पाजी आदमी है। अच्छा, कुछ परवाह नहीं, मैं उसकी सारी बदमाशी भुला दूंगा और उसे ऐसी सीख दूंगा कि वो उसे मरते दम तक न भूल सकेगा। सुनो, आज तो मैं उसे ये कहकर टाले देता हूं कि इस वक्त मौका नहीं, कल ठीक 12 बजे आना। इसके बाद इसके बाद इतना कहते कहते जेलर साहब जरा रुक गए और कुछ देर के बाद उन्होंने हम तीनों को उसी विषय में कुछ समझाया बुझाया। उनकी बातें समझकर हम सब बहुत प्रसन्न हुई और जेलर साहब चले गए। 1 घंटे के बाद वे हाथ में एक लिफाफा लिए हुए आए। एक सिपाही ने एक कुर्सी लाकर मेरी कोठरी के आगे वाली दालान में डाल दी और उस पर बैठ और लिफाफे के अंदर से एक पत्र निकालकर यों कहने लगे, दुलारी, लूकीलाल भुन भुना उन भुना कर चला गया और कल दोपहर को आने की बात कह गया है। अच्छा, और सुनो, बैरिस्टर दीनानाथ का ये प्राइवेट पत्र मुझे अभी मिला है। ये मेरे नाम है और अंग्रेजी में है, इसलिए इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं। सुनो, यहां से जाकर भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ रसूलपुर के थाने पर पहुंचे और बहुत कुछ कोशिश करने के बाद अब की बेर वे दोनों दयानत हुसैन और रामदयाल चौकीदार के पेट से सच्ची बात निकाल सके। इस बार उन दोनों ने वे कुल बातें कबूल कर लीं जो तुमने अपने बयान में कही हैं। इसके बाद जासूस साहब और बैरिस्टर साहब कानपुर पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोतवाल साहब तो प्लेग की भेंट हो गए। दरोगा जी एक रंडी के फंदे में पड़ने के सबब नौकरी से अलग किए गए और उनका साला अमीर पहरेदार भी नौकरी छोड़कर कहीं चल दिया। हाँ, रघुनाथ सिंह और शिवराम तिवारी के बयानों से तुम्हारी बातें सच साबित हो गई। इसके बाद जासूसी महकमे के छोटे साहब ने, जो यहाँ पर तुम्हारा बयान लेने आए थे, बहुत कुछ टीका टिप्पणी लिखकर अपने अफसर बड़े साहब को दी और
बड़े साहब ने उस तहरीर पर अपनी जोरदार राय लिखकर उसे हाईकोर्ट के जजों के पास भेज दी। फकत इतना ही नहीं, वरन इस बात का भी अंदाजा लग गया है कि फैसला ठीक ही होगा। मुकदमा नंबर पर आ गया है और आशा है कि फैसला बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। सारा इंतजाम कर देने के बाद भाई दयाल सिंह तो अपने घर चले गए हैं और बैरिस्टर दीनानाथ मुकदमे के फैसले होने तक इलाहाबाद से हटना मुनासिब नहीं समझते। इतना लिखने के बाद बैरिस्टर साहब तुम्हें ये इत्मीनान दिलाते हैं कि दुलारी को अब जरा भी डरना या घबराना न चाहिए। इतना कहने के बाद जेलर साहब ने उस पत्र को लिफाफे के अंदर रखकर उठते उठते यों कहा, बेटी दुलारी, ये तो मैं पहले ही से कहता आ रहा हूं कि जब ऐसे जबरदस्त जासूस और बैरिस्टर तुम्हारे लिए उठ खड़े हुए तब तुमको जरा भी न घबराना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का और ब्राह्मण हूं, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बहुत जल्द नारायण तुमको इस सांसद से छुटकारा देंगे। इतना कहते कहते सदाशय जेलर साहब ने अपनी आंखें पोंछी। हम तीनों अर्थात पुन्नी मुन्नी और मैंने भी अपने अपने उमड़ते आंसुओं के वेग को रोका और अपना जी दूसरी ओर ले जाने के लिए जेलर साहब से यों कहा, कल्लू की लाल का तमाशा मैं भी देख सकती हूं? हाँ हाँ, जरूर। यों कहकर जेलर साहब चले गए और उनके जाते ही पुन्नी और मुन्नी ने छेड़खानी करनी शुरू कर दी। पर आज सिवाय हंसने के मैंने उन दोनों से और कुछ न कहा। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 25वां परिच्छेद, दुख सुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।